मेरे बेटे का एक संदेश आया जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसमें लिखा था, पिताजी, शादी में आने की जहमत मत उठाइए। सान्या नहीं चाहती कि आप वहां हो। उसका कहना है कि आपकी मौजूदगी सब कुछ खराब कर देगी। मैं सन्न रह गया। हाथ में फोन पकड़े उन शब्दों को बार बार पढ़ रहा था, जैसे किसी ने सीधा दिल पर वार किया हो। उस पल मेरी जेब में उस ट्रांसफर की रसीद थी जो मैं बस करने ही वाला था। ये वो आखिरी 4,000 रुपए थे जो मैंने 2 साल की कड़ी मेहनत से बचाए थे। मेरा नाम हरिकिशन है। मैं 76 साल का हूं और आगरा, उत्तर प्रदेश से हूं। अनुभवों की आवाज़ चैनल को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताने का मौका दिया, और आपका भी शुक्रिया जो आप मुझे सुन रहे हैं। अगर ये कहानी आपसे जुड़ती है तो कृपया इसे पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दिन एक नई कहानी होती है, शायद उनमें से कोई आपकी भी हो। मैं बचपन से बिजली मिस्त्री का काम करता रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खंभों पर चढ़कर तारों को ठीक करते हुए, चिलचिलाती धूप सहते हुए और कई बार ऐसे झटके खाते हुए बिताई है जिनसे मेरे हाथ पैर कांप जाते थे। मैं कभी अमीर नहीं रहा, लेकिन हमेशा मेहनती था। मैंने कम उम्र में शादी की और मेरा एक ही बेटा हुआ, राहुल। वह मेरा अभिमान था। मैं जो कुछ भी कमाता था उसे सबसे अच्छा देने में लगा देता था। स्कूल के लिए नई कॉपियां, जब पुराने जूते फट जाते तो नए जूते, जन्मदिन पर कोई छोटा मोटा तोहफा। समय के साथ राहुल बड़ा हुआ और मैं विधवा हो गया। मेरी पत्नी सुमन 15 साल पहले हमें छोड़कर चली गई। तब से मेरी जिंदगी मेरे बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। जब राहुल सान्या से मिला तो मैंने उसे मुस्कान के साथ अपनाने की कोशिश की। हालांकि शुरू से ही मैंने देखा कि उसकी आंखें मुझे कुछ तिरस्कार से देखती थीं। वह एक घमंडी लड़की थी, हमेशा यात्राओं, विलासिता और अपने सपनों की जिंदगी की बातें करती थी। मैं अपनी घिसी हुई कमीज और हाथों पर भरे निशानों के साथ कभी उस दुनिया में फिट नहीं बैठ पाया जो वह चाहती थी। लेकिन राहुल प्यार में था और मैं बाधा नहीं बनना चाहता था। मैं खुद को दोहराता रहता था कि समय के साथ वह मुझे स्वीकार कर लेगी, कि अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूंगा तो उसका सम्मान जीत पाऊंगा। इसीलिए जब उसने मुझसे कहा कि वह शादी करने वाला है तो मुझे गहरी खुशी महसूस हुई। मैंने सोचा, आखिरकार मैं अपने बेटे को अपना परिवार शुरू करते हुए देखूंगा और मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं। तभी मैंने उन्हें उस हनीमून का तोहफा देने का फैसला किया जिसका वे अक्सर जिक्र करते थे, मालदीव की यात्रा, उनके सपनों की जगह। मेरे पास बहुत ज्यादा बचत नहीं थी। मैं अपनी पेंशन और मोहल्ले के कुछ छोटे मोटे कामों से गुजारा करता था, लेकिन 2 साल तक मैंने पाई पाई जोड़ी। कभी कभी तो दवाइयां खरीदना भी छोड़ दिया, सिर्फ उस रकम को इकट्ठा करने के लिए जो उन्हें अपना सपना पूरा करने में मदद करेगी। शादी से 1 हफ्ता पहले राहुल ने मुझे उस होटल का बिल भेजा जहां वे रुकने वाले थे। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठा, अपनी टोपी लगाई और बैंक तक चला गया। मैंने टोकन लिया, लाइन में खड़ा हुआ और धैर्य से इंतजार किया। मैंने ट्रांसफर की पुष्टि करने के लिए फोन तैयार रखा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन यह उत्साह का धड़कन थी। मैं अपने बेटे का चेहरा सोच रहा था जब उसे यह खबर मिलेगी। लेकिन तभी फोन बजा। एक संदेश आया। मैंने उसे खोला और वह वहीं था। पिताजी, शादी में आने की जहमत मत उठाइए। सान्या नहीं चाहती कि आप वहां हो। उसका कहना है कि आपकी मौजूदगी सब कुछ खराब कर देगी। मुझे ऐसा लगा जैसे करंट मेरे पैरों से सिर तक दौड़ गया हो। यह उन बिजली के झटकों जैसा नहीं था जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था, बल्कि यह सीधा दिल पर वार था। मैं वहीं खड़ा रह गया। लाइन आगे बढ़ रही थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने 2 साल के बलिदानों के बारे में सोचा, हर बचाई हुई पाई के बारे में, हर साधारण भोजन के बारे में जिसे मैंने बचाने के लिए स्वीकार किया था। ये सब किसके लिए? अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन से बाहर निकाल दिए जाने के लिए। मेरी जेब में ट्रांसफर का प्रमाण था, बस एक क्लिक बाकी था, लेकिन मेरी उंगलियां नहीं हिलीं। इसके बजाय मैंने ऐप खोला और सब कुछ रद्द कर दिया। उसी पल मैंने अपने बेटे का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मैंने फोन अपनी जेब में रखा, गहरी सांस ली और पीछे मुड़े बिना बैंक से बाहर निकल गया। मैं वहां नहीं रोया, नहीं। मैं आगरा की सड़कों पर सिर ऊंचा करके चला, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान मुझे फाड़ रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मैं छत पर अपनी आराम कुर्सी में बैठ गया और तब, हाँ, आंसू अपने आप निकल गए। यह सिर्फ उदासी नहीं थी, यह उदासी राहत के साथ मिली हुई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं जानता था कि अब खुद को नीचा दिखाना बंद करने का समय आ गया था। जब मैं बादलों से भरे आसमान को देख रहा था तो मुझे राहुल के बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। एक बार वह साइकिल से गिर गया था और उसका हाथ टूट गया था। मैं 3 पूरी रातें अस्पताल में उसके बगल में बैठा रहा, सोए बिना उसका हाथ पकड़े हुए। और अब इतने सालों बाद वह मुझसे कह रहा था कि मेरी मौजूदगी उसकी शादी को बर्बाद कर देगी। जिंदगी में बहुत मुश्किल मोड़ आते हैं, लेकिन उस रात मैंने एक फैसला लिया।
वह पैसा अब उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए होगा, कई सालों में पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वह क्रूर संदेश एक और भी बड़े तूफान की शुरुआत होगा, क्योंकि राहुल और सान्या नहीं से संतुष्ट नहीं होंगे, और उसके बाद जो कुछ हुआ वह उससे भी नीचा, गंदा और ज्यादा दर्दनाक था जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। उस रात मैं लगभग सोया नहीं। मैं आराम कुर्सी में बैठा सुनता रहा, सड़क पर गाड़ियों का धीमा शोर और किसी आवारा कुत्ते का रुक रुक कर भौंकना। राहुल का संदेश मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, एक ऐसी गूंज जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। पिताजी, आप आने की जहमत न उठाएं। सान्या नहीं चाहती कि आप आएं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि खंजर थे, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक ऐसी बात की पुष्टि थी जिसे मैं काफी समय से महसूस कर रहा था। उनके लिए मेरा कोई महत्व नहीं था। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन मेरा इरादा अटल था। मैंने 2 साल तक जो पैसे बचाए थे वे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं जाएंगे जो मेरा अनादर करता हो। वे पैसे मेरे लिए होंगे, एक नई शुरुआत के लिए, भले ही मुझे अभी पता ना हो कि मैं उनका क्या करूंगा। अगले दिन मैंने सबसे पहले बैंक जाने का फैसला किया। मैंने प्रबंधक से मिलने को कहा, एक 30 साल का युवा जिसका नाम मार्कोस था, जिसने हमेशा धैर्य के साथ मेरी बात सुनी थी। मैंने उसे शांति से बताया, मैं अपने सभी खाते बंद करवाना चाहता हूं ताकि कोई भी गलती से भी मेरी अनुमति के बिना 1 रुपया भी न निकाल सके। वह हैरान होकर मुझे देखता रहा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसने कागजात तैयार किए, मुझे कॉफी दी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया। मैं बैंक से हल्का होकर निकला, जैसे बरसों से ढोया हुआ कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि यह काफी नहीं होगा। राहुल शांत नहीं बैठेगा, सान्या भी नहीं। ऐसे लोग जिन्हें अपनी हर बात मनवाने की आदत होती है, वे ना को बिना पलटवार के स्वीकार नहीं करते। और मैं सही था। उसी शाम जब मैं बैठक में कुछ बल्ब ठीक कर रहा था तो मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अज्ञात नंबर था। मैंने आदतन उठा लिया। दूसरी ओर सान्या की ठंडी आवाज थी, हरिकिशन जी, मैं आपसे बात कर रही हूं क्योंकि राहुल ने मुझसे ऐसा करने को कहा है। वह चिंतित है। वह कहता है कि उसे अभी तक हनीमून के लिए पैसे नहीं मिले हैं। पैकेज कल खत्म हो रहा है। उसका लहजा रूखा था, लगभग आदेशात्मक। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, सान्या, ध्यान से सुनो, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे और मेरे बेटे से कहो कि अगर वे जोर देते रहे तो मैं सीधे वकील के पास जाऊंगा। एक असहज चुप्पी छा गई। उसे प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड लगे। आखिरकार अपने हमेशा के व्यंग्यात्मक लहजे में उसने कहा, ठीक है हरिकिशन जी, आप जाने, बस बाद में शिकायत न करें कि आप अपने बेटे के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल को बर्बाद करने के दोषी हैं। और उसने फोन काट दिया। मैं हाथ में फोन लिए बैठा रहा। अभी भी कॉल कटने की क्लिक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। यह आखिरी बार था जब मैंने उससे बात की, लेकिन यह आखिरी बार नहीं था जब उन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश की। 3 दिन बाद जब मैं छत पर मीठे पकवान और चाय के साथ नाश्ता कर रहा था तो मोबाइल फिर से बजा। इस बार राहुल था। मैंने जवाब नहीं दिया। तुरंत एक संदेश आया, पता नहीं आपको क्या हो गया है पिताजी। लोग कहते हैं कि आप अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं। अगर आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सप्ताहों में पहली बार मैं कड़वाहट से हंसा, खुशी से नहीं बल्कि हताशा से, क्योंकि इसे पढ़कर मुझे एक बात साफ समझ में आ गई। ये वह बच्चा नहीं था जिसे मैंने बीमार पड़ने पर अपनी बाहों में उठाया था। वह एक ठंडा हिसाब किताब लगाने वाला आदमी था जो पैसे हासिल करने के लिए अपने ही पिता को नीचा दिखाने को तैयार था। तभी मैंने कानूनी मदद लेने का फैसला किया। मैं दामियन जी से मिलने गया, एक बुजुर्ग वकील जिसे एक पड़ोसी ने सुझाया था। मैंने उन्हें सब कुछ शुरुआत से बताया, कुछ भी नहीं छिपाया। उस आदमी ने मुझे धैर्य से सुना और दृढ़ आवाज में कहा, हरिकिशन जी ने वह स्थानांतरण रद्द करके बहुत अच्छा किया और अब हम आपकी संपत्ति को सुरक्षित करेंगे। कोई भी आपकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं हटा पाएगा, और अगर आपका बेटा कुछ करने की कोशिश करता है तो हमारे पास उसे रोकने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे। मैं सीने में शांति की पहली चिंगारी के साथ दफ्तर से निकला। आखिरकार किसी ने मुझसे कहा कि मैं पागल नहीं था, कि मैं जो कर रहा था वह समझ में आता था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। 4 दिन बाद मैं छत पर कॉफी पी रहा था जब मैंने अपनी घर के सामने एक कार रुकने की आवाज सुनी। ये राहुल था। वह अपनी उस झूठी मुस्कान के साथ आया था जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। पिताजी, हमें बात करनी है, उसने गेट से कहा। मैंने अपनी बाहें मोड़ लीं और छत से हिले बिना जवाब दिया, वहीं से बात करो राहुल, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी।
आपको क्या हो गया है पिताजी? मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिए हैं। एजेंसी, होटल, आप ऐसे सब कुछ ब्लॉक नहीं कर सकते। यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, मैंने बिना झिझके जवाब दिया। तभी उसने अपना मुखौटा गिरा दिया, हाथ से गेट को पीटा और आवाज ऊंची की। क्या आप सच में यह सब कुछ करने के बाद करेंगे जो मैंने आपके लिए किया है? मैंने उसकी आंखों में देखा और रूखेपन से जवाब दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया राहुल? यह हमेशा उल्टा था। जब भी तुमने मुझे खोजा वह इसलिए था क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए था। वह क्रोध से लाल होकर चुप रह गया, जब तक कि एक फुसफुसाहट में जहर से भरी हुई उसने कहा, अगर आप इसे अच्छे से नहीं सुलझाना चाहते तो मैं इसे बुरे तरीके से करूंगा। मैं एक जज से बात करूंगा। मैं कहूंगा कि आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कि आप अपने पैसे को संभाल नहीं सकते, और तब हम देखेंगे कि कौन फैसला करता है। उस दिन मैं समझ गया कि वह कितनी दूर तक जाने को तैयार था। यह सिर्फ अनादर नहीं था, यह मेरे अपने हक को छीनने, मुझे अक्षम घोषित कर सब कुछ हड़पने की सीधी धमकी थी। मैं वहीं जम गया। नस नस में गर्मी चढ़ती महसूस हुई, पर मैंने आवाज नहीं उठाई। बस इतना कहा, जो चाहो कर लो राहुल, पर याद रखना मैं अब भी तुम्हारा बाप हूं। उसे मेरे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे गुस्से से देखा, पलटा और बिना कुछ कहे चला गया। उसी शाम मैं फिर से वकील साहब के पास गया। मैंने उन्हें राहुल की धमकी शब्दशः बताई। वकील साहब ने माथे पर बल डालकर सुना और बोले, हमें आगे बढ़ना होगा। कल ही हम एक नोटरी डीड और आपकी मानसिक सेहत का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। इससे इंटरडिक्शन का कोई भी प्रयास सेकंडों में ध्वस्त हो जाएगा। हमने वैसा ही किया। अगले दिन तक मेरे पास सभी कागजात पर दस्तखत हो चुके थे। हर दस्तावेज लैमिनेटेड और एक नीले फोल्डर में सहेजा हुआ था। लंबे समय के बाद पहली बार मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ, खुद को अब और अपमानित न होने देने का गर्व। पर राहुल रुका नहीं। 3 दिन बाद मुझे एक कानूनी नोटिस मिला। उसने मेरी संपत्ति का प्रबंधन करने में मेरी अक्षमता का आरोप लगाते हुए इंटरडिक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जो राहुल नहीं जानता था वह यह था कि मैंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। जब मुझे कानूनी नोटिस मिला तो मेरे हाथ कांपने लगे। डाकिया ने मुझे मेरे पूरे नाम, सटीक पते और आधिकारिक मुहर वाला एक मोटा लिफाफा दिया। जैसे ही मैंने उसे खोला और पहली पंक्तियां पढ़ीं, मुझे छाती पर एक बोझ महसूस हुआ। उसमें ठंडे और औपचारिक अक्षरों में लिखा था कि मेरे अपने बेटे ने मेरी कानूनी इंटरडिक्शन का अनुरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि मेरे पास अब अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने की मानसिक क्षमता नहीं थी। मैं छत पर बैठा अपने पैरों पर खुले हुए कागज को देख रहा था। मैं रोया नहीं, न ही मैं हताश हुआ, पर अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। यह कैसे संभव था? राहुल, वही बच्चा जिसकी मैंने बुखार में रात भर देखभाल की थी, अब मुझे अक्षमता का आरोप कैसे लगा सकता था? मुझे प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगी। मैंने दस्तावेजों को एक फोल्डर में रखा और अगले दिन सुबह वकील साहब के दफ्तर पहुंचा। जब उन्होंने मुझे लिफाफा हाथ में लिए अंदर आते देखा तो वे पहले ही समझ गए थे कि मैं क्या लाया हूं। उन्होंने धीरे से उसे खोला, हर पन्ने की जांच की और जब समाप्त कर लिया तो ऊपर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हरिकिशन जी, यह सिर्फ अनादर नहीं है, यह धोखाधड़ी है। आपका बेटा आपको सब कुछ से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, पर चिंता मत कीजिए, आपके पास पहले से ही नोटरी डीड और मेडिकल सर्टिफिकेट है। इससे यह प्रयास सफल नहीं होगा। उनके शब्दों से मुझे थोड़ी शांति मिली, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि एक बात है दस्तावेजों का सही होना और दूसरी बात है सार्वजनिक अपमान का सामना करना कि एक न्यायाधीश आपसे पूछे कि क्या आप वास्तव में होश में हैं। उस रात मैं लगभग नहीं सो पाया। मुझे कितनी बातें याद आईं, जैसे वह समय जब राहुल की पहली नौकरी छूटी और मैंने 6 महीने तक उसके खर्च उठाए, किराया, बिजली और यहां तक कि किराने का सामान भी चुकाया। या जब उसने अपनी पहली गाड़ी खरीदी और मैंने डाउन पेमेंट में मदद की। मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा और अब वह मुझे वकीलों, झूठे कागजों और मुझे अक्षम घोषित करने के इरादे से चुका रहा था। सुनवाई 1 हफ्ते बाद निर्धारित की गई थी। वकील साहब ने मुझसे कहा कि चिंता ना करूं। उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बचाव तैयार कर लिया था, पर मैं चिंता से बच नहीं पा रहा था। हर सुबह जागने पर मैं अपने नीले फोल्डर को लैमिनेटेड कागजों, मेडिकल सर्टिफिकेट, नोटरी डीड, अपने खर्चों की रसीदों के साथ बार बार देखता। मैं सब कुछ सही रखना चाहता था, जैसे कि इससे मुझे ताकत मिलेगी। सुनवाई के दिन मैं सूरज निकलने से पहले उठ गया। मैंने अपनी सबसे अच्छी कमीज पहनी, एक गहरे नीले रंग की बटन वाली कमीज जिसे मैं केवल महत्वपूर्ण अवसरों के लिए रखता था। मैंने अपनी खादी की पैंट भी प्रेस की और जूते तब तक चमकाए जब तक वे चमकने लगे। ये घमंड नहीं, आत्मसम्मान था। मैं चाहता था कि न्यायाधीश मुझे वैसे देखें जैसे मैं हूं, एक सचेत, मेहनती, आत्मनिर्भर व्यक्ति। वकील साहब मुझे अदालत के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने मेरा हाथ मिलाया और कहा, शांत रहिए हरिकिशन जी, आपको बस शांति से जवाब देना है, दस्तावेज अपने आप बोल जाएंगे। हम साथ में कमरे में दाखिल हुए। एयर कंडीशनर तेज था और पंखों की आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे सामने मेज पर बैठे थे काले गाउन में न्यायाधीश और दूसरी तरफ राहुल और सान्या। उन्हें वहां देखना एक गहरा झटका था। राहुल मेरी नजरें चुरा रहा था, पर सान्या मुझे अपनी उसी घमंडी नजर से देख रही थी जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, जैसे उसने पहले ही लड़ाई जीत ली हो। न्यायाधीश ने गंभीर आवाज में सुनवाई खोली। हम यहां राहुल द्वारा अपने पिता हरिकिशन के खिलाफ प्रस्तुत इंटरडिक्शन के अनुरोध की समीक्षा करने के लिए हैं। इस तरह मेरा नाम सुनना जैसे कि मैं एक आरोपी हूं, मुझे हिला गया, पर मैं दृढ़ रहा। राहुल के वकील ने पहले बात की। उन्होंने तर्क दिया कि मैं अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने की स्थिति में नहीं था, कि मैं ऐसी बातें भूल जाता था जिससे पारिवारिक संपत्ति जोखिम में पड़ जाती थी। उन्होंने ऐसे गवाह भी प्रस्तुत किए जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मुझे सड़क पर भटका हुआ देखा था, ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। मेरे नाम को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत झूठ। जब हमारी बारी आई तो वकील साहब शांति से उठे, नीला फोल्डर खोला और एक एक करके दस्तावेज प्रस्तुत करना शुरू किया। माननीय न्यायाधीश, यह नोटरी डीड है जहां हरिकिशन जी अपने कार्यों की पूरी चेतना व्यक्त करते हैं। यह एक द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट है, एक विशेषज्ञ जिसने मेरी मानसिक स्पष्टता की पुष्टि की, और ये मेरे खर्चों के प्रबंधन के प्रमाण हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मेरे खाते व्यवस्थित हैं। न्यायाधीश ने हर दस्तावेज को उठाया और गंभीरता से उसकी समीक्षा की। मैं अपनी सीट से उसे देख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरा सिर गर्व से उठा हुआ था। फिर बोलने की मेरी बारी आई। न्यायाधीश ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूं कि मैं वहां क्यों था। बेशक श्रीमान न्यायाधीश, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरा अपना बेटा मुझसे मेरा हक छीनना चाहता है, यह मनगढ़ंत आरोप लगाकर कि मेरी मानसिक क्षमता नहीं है। लेकिन मैं आज भी वही आदमी हूं जिसने 40 साल तक बिजली मिस्त्री का काम किया, जिसने अपने बेटे को त्याग कर पाला और जो अब सिर्फ सम्मान चाहता है। मेरी आवाज दृढ़ता से निकली, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने देखा कि राहुल ने अपना सिर झुका लिया और सान्या ने अपने होंठ भींचे। सुनवाई करीब 1 घंटे तक चली। अंत में न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा, दस्तावेजों की समीक्षा करने और हरिकिशन जी को सुनने के बाद यह अदालत यह निर्णय लेती है कि निषेधाज्ञा का अनुरोध खारिज किया जाता है। इसके अलावा मैं इस मामले को अभियोजन पक्ष के पास भेजता हूं ताकि प्रस्तुत बयानों में संभावित धोखाधड़ी और झूठे साक्ष्य की जांच की जा सके। उसी क्षण मुझे असीम राहत महसूस हुई। मैं खुशी से उछला नहीं, मैंने कोई शोर शराबा नहीं किया, बस मैंने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद की और गहरी सांस ली। न्याय, बस यही मुझे मिला था। बाहर निकलते हुए दमन जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा आपने हरिकिशन जी, सच हमेशा सामने आता है। अब हम उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत तैयार करेंगे। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे पता था कि लड़ाई अभी शुरू हुई थी। राहुल और सान्या एक न्यायिक फैसले से रुकने वाले नहीं थे। ऐसे लोग हमेशा हमला करने का कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। उस शाम घर लौटकर मैं अपनी छत पर एक कड़क चाय के साथ बैठ गया। मैंने शाम के नारंगी आसमान को देखा और उन हफ्तों में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया था उसके बारे में सोचा। मैं प्यार के लिए अपनी सारी बचत कुर्बान करने वाले पिता से एक क्रूर विश्वासघात का निशाना बन गया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह किसी अजनबी की तरफ से नहीं, बल्कि मेरे अपने बेटे की तरफ से था। चाय की चुस्कियां लेते हुए मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं कभी खुद को कुचला नहीं जाने दूंगा। खामोशी से सब कुछ सहने का वह दौर खत्म हो गया था। अब से राहुल और सान्या के हर प्रयास का जवाब सच्चाई, दस्तावेजों और गरिमा के साथ दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वे अदालत में मिली असफलता से संतुष्ट नहीं होंगे। अगला वार और भी नीचा होगा, और इस बार न केवल मेरी संपत्ति बल्कि पूरे मोहल्ले में मेरा नाम भी खतरे में पड़ जाएगा। सुनवाई के बाद मैंने सोचा था कि चीजें शांत हो जाएंगी। न्यायाधीश ने निषेधाज्ञा के अनुरोध को खारिज कर दिया था और धोखाधड़ी की संभावित जांच का भी आदेश दिया था। मुझे लगा कि आखिरकार मुझे अपनी जिंदगी पर थोड़ा नियंत्रण मिल गया है, लेकिन मैं गलत था। राहुल और सान्या नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने हमलों को और तेज कर दिया। और इस बार यह अदालत में नहीं, बल्कि मोहल्ले में, रोजमर्रा की जिंदगी में था, जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। पहला संकेत एक आम सुबह आया। मैं अपनी छत पर कड़क चाय और कोने की दुकान के पांव के साथ बैठा था जब मुझे अपने पड़ोसी का फोन आया। अरिंदो जी मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें सालों से जानता था। वह एक निर्माण मजदूर थे, हमेशा सीधे बात करते थे। हरिकिशन जी, क्या आप ठीक हैं? उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा। हाँ,
आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लोग आपके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं। राहुल और उसकी पत्नी, वे कहते हैं कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, कि आप पैसे बेवजह उड़ाते हैं, कि आप जो कुछ भी है उसे बांट रहे हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। मुझे लगा कि खून खौल रहा है। यह अब केवल अदालत तक ही सीमित नहीं था। अब वे मेरे अपने पड़ोसियों के सामने मेरा नाम खराब करना चाहते थे। मुझे बताने के लिए धन्यवाद अरिंदो जी, मैंने शांति से जवाब दिया। चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने फ़ोन काट दिया और सोचने लगा। वे जानते थे कि मेरे मोहल्ले में हर कोई मुझे एक मेहनती गंभीर व्यक्ति के रूप में जानता था, जिस पर कभी 1 रुपया भी बकाया नहीं था। अगर वे उस छवि को खराब करने में सफल हो गए तो वे मुझे अलग थलग कर देंगे, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रही थी, सार्वजनिक शर्मिंदगी के वेश में विश्वासघात। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। अगले दिन मैं रजिस्ट्री कार्यालय गया और एक औपचारिक बयान तैयार किया, जिस पर मेरी मुहर लगी हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मैं अपनी सभी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कर रहा था और मेरे खिलाफ कोई भी अफवाह झूठी थी। लेकिन मैं वहीं नहीं रुका। मैंने एक और व्यक्तिगत निर्णय भी लिया। उस दोपहर मैं अपनी छत पर अपने मोबाइल कैमरे के सामने बैठ गया और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। यह कोई बड़ी प्रोडक्शन वाली चीज नहीं थी। बस मेरी चेक वाली शर्ट पहने हुए, मेरी आराम कुर्सी में बैठा हुआ सीधे कैमरे से बात कर रहा था। मैं हरिकिशन हूं, मेरी उम्र 76 साल है। मैं यहां आगरा में अपने घर पर पूरी तरह से होश में हूं और अपनी जिंदगी की देखभाल वैसे ही कर रहा हूं जैसे मैं हमेशा से करता आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी और दोस्त ये जान लें कि मैं हमेशा से जैसा था वैसा ही हूं। मैंने इसे अपने सभी व्हाट्सएप संपर्कों, अपने करीबी पड़ोसियों, अपने पुराने सहकर्मियों को भेजा। ये खुद को सही ठहराने के लिए नहीं था, यह स्पष्ट करने के लिए था कि मैं चुप नहीं बैठने वाला था। अगले दिन अजीब थे। एक तरफ मुझे हवा में गपशप का बोझ महसूस हो रहा था। रोटी बनाने वाली महिला मुझे अजीब तरह से देख रही थी, जैसे कि मुझे सलाम करने में हिचकिचा रही हो। कुछ बच्चे जो मुझसे अक्सर कुछ मांगते थे। बच्चों की पढ़ाई में मदद करने वाले हाथ अब दूर जा चुके थे। पर मुझे सहयोग के संदेश भी मिले। पुराने साथी कहते, हरिकिशन भाई, हमने आपके वीडियो में सब साफ देखा, आप हमेशा की तरह वैसे ही हैं। इस समर्थन ने मुझे हिम्मत दी और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि राहुल और सान्या रुकने वाले नहीं थे। ऐसे लोग जब एक जगह हारते हैं तो दूसरी जगह हमला करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही हुआ। 1 हफ्ते बाद जब मैं रसोई की मेज पर कुछ हिसाब किताब देख रहा था तो मैंने दरवाजे पर 3 तेज दस्तक सुनी। जब मैंने खोला तो 2 सूट पहने आदमी हाथ में क्लिपबोर्ड लिए खड़े थे। नमस्ते, क्या आप हरिकिशन जी हैं? एक ने बेजान आवाज में पूछा। हाँ, मैं हूं, बताइए क्या काम है? हम नेशनल बैंक के क्रेडिट विभाग से आए हैं। आपके नाम पर एक फाइनेंसिंग दर्ज है और हमें कुछ जानकारी की पुष्टि करनी है। मेरा पेट सिकुड़ गया। माफ कीजिए साहब, मैंने किसी फाइनेंसिंग के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्होंने फाइल खोली और मुझे दस्तावेज दिखाए। मेरा नाम, मेरा पता, यहां तक कि मेरा पहचान पत्र संख्या और एक नकली खराब हस्ताक्षर था, जैसे किसी मजाक में किया गया हो। और नीचे संदर्भ संपर्क के रूप में राहुल। मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। साहब, ये मेरा हस्ताक्षर नहीं है। मैंने कभी कोई क्रेडिट नहीं मांगा। अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो मेरे पास मेरे दस्तावेज हैं। मैं उन्हें रसोई में ले गया और उन्हें अपना पहचान पत्र, मेरे व्यवस्थित कागजात दिखाए। वे आदमी असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कुछ जल्दी से फोन किए और अंत में उनमें से एक ने मुझसे कहा, हरिकिशन जी, असुविधा के लिए खेद है। ऐसा लगता है कि यह धोखाधड़ी का मामला है। हम इसकी जांच करेंगे। जब वे चले गए तो मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मैंने अपनी टोपी उठाई और सीधे थाने चला गया। एक अनुभवी पुलिसकर्मी जिसका नाम लखन था, उसने मेरी बात सुनी। मैंने उसे शांत भाव से सब कुछ बताया। जालसाजी, निषेधाज्ञा की धमकी, मोहल्ले में फैलती अफवाहें। उसने बिना किसी रुकावट के मेरी बात सुनी और अंत में कहा, हरिकिशन जी, आप जो झेल रहे हैं वह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग चुप रहते हैं। आप सही कर रहे हैं। हम धोखाधड़ी के प्रयास और दस्तावेजों में हेरफेर का मामला दर्ज करेंगे। मैंने शिकायत पर हस्ताक्षर किए और रसीद हाथ में लेकर चला गया। मुझे गर्व महसूस हुआ, चुप न रहने का गर्व, अपने नाम का बचाव करने का गर्व, जैसा मुझे करना चाहिए था। बाहर निकलकर मैं सीधे दामोदर बाबू के दफ्तर गया। जब मैंने उन्हें नकली फाइनेंसिंग के बारे में बताया तो उन्होंने माथे पर बल डालकर कहा, यह अब केवल पारिवारिक मामला नहीं है, यह एक गंभीर अपराध है। हम इसे अदालत में ले जाएंगे। और हमने ऐसा ही किया। उसी हफ्ते मेरी नीली फाइल और दस्तावेजों से भर गई। शिकायत की प्रति,
मेरे खातों के प्रमाण, मेडिकल रिपोर्ट। हर पन्ना राहुल और सान्या के हमलों के खिलाफ एक ढाल जैसा था। रातें मुश्किल थीं। मुझे सोने में दिक्कत होती थी क्योंकि जब भी मैं आंखें बंद करता था तो मुझे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती थी। वह कहता था कि मैं पागल हो गया हूं, कि वह मुझसे सब कुछ छीन लेगा, लेकिन मेरे अंदर एक नई आग भी जल रही थी। अब मैं वह चुपचाप इंतजार करने वाला हारा हुआ आदमी नहीं था। अब मैं सच को हाथ में लेकर लड़ रहा था। एक शनिवार की सुबह जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रहा था तो मुझे एक और अप्रत्याशित मुलाकात मिली। दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई, पिछली बार से अलग। मैंने खोला और मुझे एक चेहरा दिखा जिसे मैंने 10 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। अरुण, मेरे बिजली मिस्त्री के दिनों का एक पुराना दोस्त। हरिकिशन, मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ पता चला और मैं चुप नहीं रह सका। मैंने उसे अंदर बुलाया और रसोई में कॉफी पिलाई। कुछ अनौपचारिक बातों के बाद उसने मुझे सच बताया। मैं एक दफ्तर में काम कर रहा हूं और मुझे कुछ दस्तावेज दिखे जो मुझे सही नहीं लगे। वे तुम्हारे नाम पर हैं, लेकिन वे तुम्हारे नहीं हैं। वे जाली कागजात हैं, संपत्ति की इन्वेंट्री, माल के हस्तांतरण, और सब कुछ राहुल और सान्या की तरफ इशारा करता है। मैं चुपचाप कप के तल को देखता रहा। मुझे पता था, अंदर ही अंदर मुझे हमेशा से पता था। क्या तुम्हें यकीन है अरुण? मैंने अपनी आंखों से देखा है हरिकिशन। मैंने यहां तक कि रजिस्ट्री के एक आदमी को यह कहते हुए सुना कि यह बुजुर्ग, जिसे अब कुछ समझ नहीं आता, उसकी निषेधाज्ञा की प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के लिए है। यह पुष्टि मुझ पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरी। अब वे केवल अनुमान नहीं थे, यह इस बात का सबूत था कि मेरा अपना बेटा मेरे चीजों पर कब्जा करने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर करने को तैयार था। मैंने उसे दरवाजे तक पहुंचाया और हाथ मिलाकर धन्यवाद दिया। जैसे ही वह चला गया, मैंने अपनी नीली फाइल उठाई और फिर से दामोदर बाबू के दफ्तर गया। उन्होंने मुझे गंभीर चेहरे से सुना और बिना समय गंवाए अदालत के एक सहकर्मी को बुलाया। यह अब धोखाधड़ी और जालसाजी है। हम एक पूरी आपराधिक शिकायत दर्ज करेंगे। उस रात फिर से अपनी छत पर बैठा, मुझे लगा कि मैं अब अकेला नहीं था। मेरे पास सबूत थे, मेरे पास एक विश्वसनीय वकील था, मेरी गरिमा इंटैक्ट थी, और हालांकि मुझे पता था कि सबसे बुरा अभी आना बाकी था, मुझे यह भी पता था कि इस बार वे मुझे अचंभित नहीं कर पाएंगे। अरुण की मुलाकात के बाद के दिन बाहरी शांति और निरंतर सतर्कता का मिश्रण थे। मैं सुबह जल्दी उठता, अपनी मिट्टी की कॉफी बनाता, आंगन में झाड़ू लगाता और हमेशा की तरह छत पर बैठ जाता। लेकिन मेरे अंदर एक खामोश तनाव था। मुझे पता था कि राहुल और सान्या रुकने वाले नहीं थे। शिकायत के बाद ये खामोशी बहुत अजीब थी, बहुत सोची समझी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक शुक्रवार की सुबह सुबह जैसे ही मैंने पौधों को पानी देना खत्म किया, गेट के जोर से बंद होने की आवाज आई। इस बार न पड़ोसी थे, न कोई लेनदार। 2 आदमी हल्के रंग के सूट पहने थे, गले में पहचान पत्र लटके हुए थे। हरिकिशन जी, उनमें से एक ने पूछा। हाँ, मैं ही हूं, उन्होंने कहा। हम आपको एक कानूनी नोटिस देने आए हैं। उन्होंने एक भारी भरकम लिफाफा बढ़ाया जिस पर सरकारी मुहर लगी थी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा, हालांकि अंदर ही अंदर पेट में एक गांठ सी महसूस हुई। रसीद पर दस्तखत करके मैंने गेट बंद कर दिया। मैं धीरे धीरे रसोई की मेज की तरफ चला, लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। जो देखा उससे मेरा खून जम गया। यह एक तत्काल अदालती आदेश था जिसने मेरे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। कारण बेतुका था। परिवार के लिए वित्तीय जोखिम, संपत्ति का प्रबंधन करने में धारक की संभावित अक्षमता। ठीक वही बातें जो राहुल और सान्या करते थे, लेकिन इस बार एक न्यायाधीश के समर्थन के साथ। मैं बहुत देर तक मेज पर खुला दस्तावेज लिए बैठा रहा। मैं रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस गहरी सांस ली और खुद से दोहराया, यह युद्ध है। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैंने नीली फाइल उठाई और दामोदर बाबू के दफ्तर की तरफ चला। जब उन्होंने मुझे हाथ में लिफाफा लिए अंदर आते देखा तो उन्होंने अपना काम छोड़ डच दिया और मुझे इंतजार गाह में बिठाया। क्या हुआ हरिकिशन जी? मैंने उन्हें नोटिस थमाया। उन्होंने उसे शांति से पढ़ा, लेकिन खत्म होने पर मुझे गंभीरता से देखा। यह अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है। अब हम कानूनी दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं, संपत्ति हड़पने की एक बेशर्म कोशिश की। और अगर वे यह आदेश प्राप्त कर पाए हैं तो उन्होंने जाली दस्तावेज पेश किए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम जवाब देंगे। उसी दोपहर दामोदर बाबू और मैंने घंटों काम किया। दामोदर बाबू ने मेरे मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने के लिए एक विश्वसनीय डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने एक विरोध पत्र भी तैयार किया जिसमें मैंने सावधानी से सहेज कर रखे हर एक लेमिनेटेड दस्तावेज को संलग्न किया। नोटरी द्वारा सत्यापित विलेख।
धोखाधड़ी की शिकायत, पिछला मेडिकल प्रमाण पत्र। दफ्तर से निकलते निकलते रात हो चुकी थी। मैं आगरा की सड़कों पर धीमी गति से चला। सड़क किनारे लगी दुकानों की रोशनी देख रहा था और एक दूर के बैंड से आने वाले संगीत को सुन रहा था जो चौक में बज रहा था। और हालांकि अंदर से मुझे दुख हो रहा था, फिर भी मैंने दृढ़ता महसूस की, मैं उन्हें अपना हक नहीं छीनने दूंगा। अगले दिन मैं दामोदर बाबू के साथ अदालत में पेश हुआ। हमारे पास सभी दस्तावेज व्यवस्थित थे। जिस न्यायाधीश ने फ्रीज करने का आदेश दिया था वह पहली सुनवाई वाले से अलग था। एक युवा, अधिक कठोर व्यक्ति जिसकी आंखें सख्त थीं। माय लॉर्ड, दामोदर बाबू ने शुरू किया, हम स्पष्ट सबूत पेश करने आए हैं कि यह एहतियाती उपाय निराधार है। हरिकिशन जी पूर्ण मानसिक क्षमता रखते हैं, जैसा कि ये मेडिकल और नोटरी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र दर्शाते हैं। इसके अलावा दस्तावेजों की जालसाजी का एक मामला विचाराधीन है जिसमें याचिकाकर्ता राहुल और सान्या सीधे तौर पर शामिल हैं। न्यायाधीश ने दस्तावेज लिए और एक एक करके उनकी जांच की। उन्होंने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा और पूछा, हरिकिशन जी, क्या आप इस बात से अवगत हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? मैं कुर्सी पर सीधा हो गया, गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ महाशय न्यायाधीश, मेरा बेटा और उसकी पत्नी मुझसे मेरी संपत्ति छीनना चाहते हैं। लेकिन मैं वही आदमी हूं जिसने 40 साल बिजली मिस्त्री के रूप में काम किया, जिसने धूप में खंभे लगाए और जिसने कभी कोई बिल चुकाने से नहीं चूका। और यहां सबूत हैं कि मैं न पागल हूं और न ही अक्षम। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल गुस्से से मुझे देख रहा था, सान्या उस सन की मुस्कान के साथ जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। न्यायाधीश ने फाइल बंद की और कहा, ठीक है, हम इन सबूतों की समीक्षा करेंगे और जल्द ही फैसला सुनाएंगे। मैं अदालत से दिल की धड़कन तेज लेकिन सिर ऊंचा करके निकला। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा। राहुल और सान्या के पास संसाधन थे, वे बेशर्मी से झूठ बोलते थे और उन्हें मेरा नाम खराब करने की परवाह नहीं थी। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मैं अब पहले जैसा विनम्र आदमी नहीं था। अगले दिन इंतजार के थे। मैं अपनी दिनचर्या पर कायम रहा। हालांकि पैसे फ्रीज होने से सब कुछ और मुश्किल हो गया था। मैं नकद नहीं निकाल सकता था, न ही सामान्य रूप से अपने बिल चुका सकता था। मुझे दराज में रखे कुछ नकद बचत का सहारा लेना पड़ा। एक शाम जब मैं मोहल्ले की दुकान पर दाल और रोटी खरीद रहा था तो मैंने 2 महिलाओं को अपनी पीठ पीछे फुसफुसाते सुना। कहते हैं हरिकिशन जी अब ठीक नहीं हैं, उनका बेटा उनकी देखभाल कर रहा है क्योंकि वे पैसे बेवकूफ़ी में खर्च करते हैं। अरे कितनी दुखद बात है ना? एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी काम किया और अब ऐसे। मैं मुद्दा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे शब्द चाकू की तरह मेरे आर पार हो गए। कानूनी हमले से ही पर्याप्त नहीं था, अब वे मुझे जिंदा मारना चाहते थे। समुदाय में मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे थे। उस रात रेडियो बंद करके छत पर बैठा मैंने अपने पूरे जीवन के बारे में सोचा। राहुल का धोखा, सान्या का अपमान, अदालत में झूठ, और मैंने समझा कि मैं सिर्फ बचाव की स्थिति में नहीं रह सकता। मुझे सच्चाई के साथ जवाब देना था, सबूतों के साथ, दृढ़ता के साथ। मैंने दामोदर बाबू को बुलाया और उनसे कहा, वकील साहब, अब मैं सिर्फ अपना बचाव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि हम हमला करें। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए चुप्पी साध ली और फिर जवाब दिया, मैं यही सुनने का इंतजार कर रहा था हरिकिशन जी। हम झूठी गवाही, धोखाधड़ी और मानहानि के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे। यह अब सिर्फ बचाव नहीं, न्याय है, और हमने ऐसा ही किया। अगले ही दिन हमने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सारी सबूतों की प्रतियां, जाली हस्ताक्षर, बैंक धोखाधड़ी के प्रयास और सारी बुरी अफवाहें, सब कुछ अधिकारियों को सौंप दिया गया। सब कुछ सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर लिया गया। जब हम थाने से निकल रहे थे तो वकील साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हरिकिशन जी, ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, लेकिन यकीन मानिए हम जो भी दस्तावेज पेश कर रहे हैं वो उनके लिए एक और दीवार है, और देर सबेर ये दीवार इतनी ऊंची हो जाएगी कि वे इसे पार नहीं कर पाएंगे। उस रात मुझे थोड़ी बेहतर नींद आई, इसलिए नहीं कि युद्ध खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि आखिरकार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, कि एक स्पष्ट रास्ता है, कि मैं सही पक्ष पर लड़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि राहुल और सान्या खुद को घिरा हुआ पाकर एक और भी गंदा दांव खेलेंगे, कुछ ऐसा जो न केवल मुझे प्रभावित करेगा बल्कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी बनाया था, मेरा नाम, मेरा घर, मेरी शांति, सब कुछ खतरे में डाल देगा, और वह वॉर मेरी कल्पना से भी जल्दी आएगा। शिकायत दर्ज करने के बाद मुझे जो शांति महसूस हुई थी वह ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक सुबह जब मैं अपनी पुरानी झाड़ू से आंगन साफ कर रहा था तो मैंने फिर से दरवाजे पर 3 सूखी खटखटाहट सुनी। मैं इस आशंका के साथ पास गया कि कुछ बुरा होने वाला है। जब मैंने खोला तो मुझे न्याय के 2 अधिकारी मिले। उनमें से एक युवा बात करते हुए मुश्किल से ऊपर देखा। हरिकिशन साहब। जी मैं ही हूं,
मैंने जवाब दिया, हमारे पास एक सूचना है, आपको रसीद पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुझे एक और मोटा लिफाफा दिया। मैंने उसे शांति से लिया। मैंने अपने हस्ताक्षर किए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं लिफाफा हाथ में लिए रसोई की ओर चला। मैंने इसे धीरे से खोला, जैसे कोई जानता हो कि अंदर कोई अच्छी खबर नहीं है। और वहां था एक अस्थायी आदेश जिसमें मेरे घर की कुर्की की मांग की गई थी, ये तर्क देते हुए कि मेरी संपत्ति प्रशासनिक अक्षमता के कारण बिखरने के जोखिम में थी। मैं मेज पर बैठा उन दीवारों को देखता रहा जिन्हें मैंने 40 साल पहले अपने हाथों से बनाया था। वह छत जिसने मेरी पत्नी सुमन को उसके आखिरी दिनों तक आश्रय दिया था, वह आंगन जहां राहुल बचपन में प्लास्टिक की गेंद से खेलता था, और अब मेरा अपना बेटा मांग रहा था कि इसे कुर्क कर लिया जाए, जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपना ख्याल रखने में अक्षम है। मैं रोया नहीं, लेकिन मुझे गहरा दर्द महसूस हुआ, जो मेरे बिजली मिस्त्री के जीवन में किसी भी शारीरिक चोट से कहीं अधिक था। क्योंकि पैसा खोना मुश्किल है, लेकिन जब वे आपसे आपका घर छीनने की कोशिश करते हैं तो यह आपकी आत्मा को फाड़ देता है। मैंने गहरी सांस ली, एक कड़क कॉफी बनाई और वकील साहब का नंबर डायल किया। वकील साहब, मुझे अभी अभी एक और सूचना मिली है। अब वे मेरे घर पर वार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने एक संक्षिप्त सन्नाटा सुना और फिर उनकी मजबूत आवाज, शांत रहें हरिकिशन जी, वह घर दशकों से आपके नाम पर पंजीकृत है। आपकी सहमति के बिना कोई उसे छू नहीं सकता। हम इसे रोकेंगे। उसी शाम हम उनके कार्यालय में मिले। मैंने उन्हें दस्तावेज दिखाए और उन्होंने धैर्य से उनकी समीक्षा की। देखिए हरिकिशन जी, यह एक गंदा दांव है, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। वे दबाव डालने के लिए किसी भी लूप होल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुरंत एक अपील के साथ जवाब देंगे और इसके अलावा अब हम मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वह केवल धोखाधड़ी नहीं है, यह सार्वजनिक अपमान है। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। अब मेरे पास आंसू नहीं थे, केवल न झुकने का एक दृढ़ संकल्प था। अगले कुछ दिन तनावपूर्ण रहे। कुछ पड़ोसी सान्या द्वारा फैलाई गई अफवाहों से गुमराह होकर मुझे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। एक महिला ने जोर से टिप्पणी की जब मैं दुकान से गुजरा, कितनी दुख की बात है, इतने साल काम किया और अब उन्हें पता भी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं जवाब देने के लिए नहीं रुका, लेकिन उन शब्दों ने मुझे जीवन में कुछ ही चीजों की तरह चोट पहुंचाई, क्योंकि यह केवल मेरा बेटा ही नहीं था जो मुझसे मुंह मोड़ रहा था। अब यह मेरा अपना मोहल्ला था, वे लोग जिन्होंने मुझे बड़ा होते, काम करते, बूढ़ा होते देखा था। एक रात जब मैं रेडियो बंद करके रॉकिंग चेयर पर बैठा था तो मुझे सुमन की याद आई। वह मुझसे कहती थी, हरिकिशन, सम्मान मांगा नहीं जाता, इसे हर दिन कमाया जाता है, और जब कोई इसे छीनने की कोशिश करता है तो आपको दांतों और नाखूनों से इसकी रक्षा करनी होती है। वह वाक्य मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने फैसला किया कि मैं यही करने वाला हूं। अगले दिन वकील साहब कुर्की के औपचारिक विरोध को दर्ज करने के लिए मेरे साथ अदालत गए। हम सब कुछ ले गए, घर की मूल डीड, अद्यतन संपत्ति कर भुगतान, इस बात का प्रमाण कि मैं 40 साल से वहां रह रहा था। न्यायाधीश ने फाइल प्राप्त की, उसकी समीक्षा की और 1 सप्ताह के भीतर सुनवाई तय की। वह सप्ताह मेरे जीवन का सबसे लंबा सप्ताह था। राहुल ने मुझे फोन नहीं किया, सान्या ने भी नहीं। सन्नाटा पूरा था, लेकिन एक भारी सन्नाटा, जैसे क्षितिज पर इकट्ठा हो रहे तूफान का। मैं अपनी दिनचर्या जारी रखता रहा। सुबह जल्दी उठना, पौधों को पानी देना, दाल बनाना। लेकिन जब भी मैं अपने घर की दीवारों को देखता तो मुझे गर्व और डर का मिश्रण महसूस होता। गर्व इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इसे बनाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। डर इसलिए क्योंकि मेरे अपने बच्चे इसे मुझसे छीनना चाहते थे। सुनवाई के दिन हम जल्दी अदालत पहुंच गए। मैंने अपनी नीली शर्ट अच्छी तरह से इस्त्री की हुई पहनी थी, वही जो मैंने पहली सुनवाई में पहनी थी। वकील साहब अपने दस्तावेजों से भरे ब्रीफकेस के साथ मेरे साथ थे। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो राहुल और सान्या फिर से वहां थे, वह अपनी मुस्कान के साथ। वह अहंकारी थी और राहुल मुझसे नजरें चुरा रहा था। न्यायाधीश ने शुष्क स्वर में कार्यवाही शुरू की। हम यहां आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति की कुर्की के लिए अनुरोध की समीक्षा करने के लिए हैं। उन्होंने मेरे घर का पूरा पता बताया। मेरी रूह कांप उठी। राहुल के वकील ने नाटकीय लहजे में बात की। उसने कहा कि मैं अब अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं था, कि मेरी संपत्ति खतरे में थी और परिवार केवल इसे बचाना चाहता था। उसने जाली दस्तावेजों की प्रतियां पेश की, ऐसे अनुबंध जिन पर मैंने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे, यहां तक कि तथाकथित परिचितों की गवाही भी जिन्होंने मुझे सड़क पर खोया हुआ देखा था। जब हमारी बारी आई तो दाना दामी ने शांति से खड़े होकर अपनी फाइल खोली और हर वास्तविक दस्तावेज पेश किया। मूल विलेख,
संपत्ति कर के भुगतान, नोटरीकृत कार्य, सब कुछ क्रम में त्रुटिहीन। महोदय, उसने दृढ़ आवाज में कहा, कुर्की का यह प्रयास निराधार है। यहां प्रमाण है कि हरिकिशन जी अपनी संपत्ति के वैध, सचेत और सक्षम मालिक हैं। इसके अलावा राहुल और सान्या के खिलाफ दस्तावेज की जालसाजी के लिए पहले ही एक औपचारिक शिकायत दर्ज की जा चुकी है। वे यहां रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायाधीश ने चुपचाप सुना, कागजात की समीक्षा की और सीधे मेरी तरफ देखा। हरिकिशन जी, क्या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं कंपाती लेकिन दृढ़ आवाज में खड़ा हो गया। जी न्यायाधीश महोदय, मैंने यह घर अपने हाथों से बनाया है, एक एक ईंट, धूप और बारिश में काम करके। मैंने यहां अपने बेटे को पाला, यहां अपनी पत्नी की उसके जीवन के आखिरी दिन तक देखभाल की, और अब वही बेटा इसे मुझसे छीनना चाहता है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल ने अपनी आंखें झुका लीं, सान्या ने अपने होंठ भींच ली। न्यायाधीश ने आह भरी और कहा, बहुत अच्छे। अदालत सभी सबूतों पर विचार करेगी और अगले कुछ दिनों में फैसला सुनाएगी। हम गले में दिल लेकर कमरे से बाहर निकले। कोई तत्काल फैसला नहीं आया था, लेकिन हम जानते थे कि सबूत हमारे पक्ष में थे। उस दोपहर घर वापस आकर मैं अपनी आराम कुर्सी में बैठ गया और पहली कोठरी की चादर की छत को देखा जिसे मैंने बनाया था। मुझे गर्व महसूस हुआ, गर्व कि मैंने हार नहीं मानी, गर्व कि मैंने अपने हक की रक्षा की। लेकिन मैं यह भी जानता था कि राहुल और सान्या नहीं रुकेंगे। हर हार उन्हें और खतरनाक और नीच बना देगी, और जो बाद में आया उसने इसकी पुष्टि की। क्योंकि अगर पहले उन्होंने मुझे मोहल्ले में बदनाम करने और मेरा घर छीनने की कोशिश की थी, तो अब वे मेरे एकमात्र सहारे को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। एक आदमी और एक पिता के रूप में मेरा सम्मान और वह हमला सबसे नीच होगा। कुर्की की सुनवाई के बाद के दिन अजीब थे। न्यायाधीश ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन मैं जानता था कि सबूत हमारे पक्ष में थे। हालांकि राहुल और सान्या शांत नहीं बैठे। ऐसा लगा कि हर हार उन्हें और उग्र बना रही थी, किसी भी माध्यम से मुझे डुबोने के लिए और अधिक तैयार। और इस बार वे कागजात या वकीलों के साथ नहीं आए थे। वे कुछ बहुत बुरा लेकर आए थे, गपशप का जहर, बदनामी का जहर। एक सुबह जब मैं मीठे ब्रेड खरीदने के लिए कोने की दुकान पर जा रहा था, मैंने दो पड़ोसियों को धीमी आवाज में बात करते सुना, लेकिन इतना पर्याप्त था कि मैं हर शब्द सुन सकूं। वे कहते हैं कि हरिकिशन जी अब ठीक नहीं हैं, कि वे बिना जाने कागजात पर हस्ताक्षर कर देते हैं। हाँ, यहां तक कि अपनी चीजें भी बांट रहे हैं। राहुल चिंतित है। वे कहते हैं कि बेचारा बूढ़ा पागल हो गया है। मेरे पेट में एक मुक्का लगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं ब्रेड की थैली हाथ में लिए उनके पीछे खड़ा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं धीरे धीरे घर वापस चला, जैसे मेरे कंधों पर एक विशाल पत्थर का बोझ हो। लेकिन अफवाह वहीं नहीं रुकी। उसी शाम मुझे डोनारीटा ने फोन किया। एक जीवन भर की पड़ोसी, एक साधारण महिला जो कभी कभी मेरी सफाई में मदद करने आती थी। हरिकिशन जी, उसने दुख भरी आवाज में मुझसे कहा, मुझे नहीं पता कि यह आपसे कैसे कहूं, लेकिन राहुल और सान्या कह रहे हैं कि आप यह भी नहीं जानते कि आप कौन हैं, कि आप अपना सारा पैसा उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको धोखा देते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। बताने के लिए धन्यवाद रीटा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि जवाब कैसे देना है। मैंने फोन रख दिया और अपने घर की छत को देखता रहा, अपनी स्वर्गीय सुमन के शब्दों को याद करते हुए। सम्मान भीख में नहीं मांगा जाता हरिकिशन, सम्मान की रक्षा की जाती है। उस रात मैंने एक फैसला लिया। अब नोटरीकृत कार्य या मेडिकल प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं थे। मुझे लोगों की आंखों में देखना था और उन्हें सच्चाई बतानी थी। अगले दिन मैंने एक नया वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार मैं रोशनी में बैठा था। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे को रोशन कर रही थी। मैं धीरे धीरे कैमरे में देखते हुए बोला, मैं हरिकिशन हूं। आप में से कुछ मुझे दशकों से जानते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन बिजली मिस्त्री के रूप में काम किया है। मैंने हर बिल का भुगतान किया है। मैंने पड़ोसियों की मदद की है। मैंने अपने बेटे को जो कुछ भी था उससे पाला है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं अभी भी यहां हूं, जागरूक, सचेत। मेरा जीवन व्यवस्थित है। अफवाहों पर विश्वास न करें। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मेरे पास क्या है। मैंने वह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सभी संपर्कों को भेजा। मैंने कुछ दोस्तों से इसे साझा करने के लिए भी कहा। कुछ ही घंटों में यह मोहल्ले में फैल गया। कुछ पड़ोसियों ने मुझे समर्थन संदेश भेजे, अन्य मुझे सड़क पर अभिवादन करने के लिए आए। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने राहुल और सान्या के संस्करण को प्राथमिकता दी। मैंने कुछ दिनों बाद इसकी पुष्टि की। मैं एक रविवार सुबह चर्च गया, हमेशा की तरह की। जब मैं अंदर गया
तो मुझे लगा जैसे कई आंखें मेरी पीठ पर गड़ी हुई हैं। कुछ ने गर्मजोशी से अभिवादन किया, पर कुछ ने अविश्वास से बस सिर हिलाया। गपशप का जहर फैल चुका था, यहां तक कि उस जगह में भी जो हमेशा मेरे लिए एक सुरक्षित ठिकाना थी। घर लौटते हुए मैं दिल पर पत्थर रखकर बालकनी में बैठ गया। मुझे सुमन की याद आई कि कैसे वह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती थी। तभी मुझे उसका एक और वाक्य याद आया। हरिकिशन, सच देर से आता है, पर जब आता है तो किसी भी झूठ से ज्यादा चमकता है। मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसी सोमवार मैं दामियान साहब के पास गया और उन्हें बताया कि मोहल्ले में क्या हो रहा था। उन्होंने माथे पर बल डालकर मेरी बात सुनी। हरिकिशन साहब, वे अब आपको भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अकेला महसूस करें, अलग थलग पड़ जाए। पर चिंता मत कीजिए, हम मानहानि की शिकायत तैयार कर रहे हैं और ये अफवाहें इसे और मजबूत कर रही हैं। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर मैं जानता था कि घाव तो लग चुका था, क्योंकि अदालत में लड़ना एक बात है और यह महसूस करना कि अपने पड़ोसी भी आप पर शक कर रहे हैं बिल्कुल दूसरी बात है। आखिरी तिनका उसी हफ्ते आया। एक दोपहर दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलने पर मैंने दो अनजान आदमियों को देखा, जिनके साथ एक महिला थी जो खुद को समाज सेविका बता रही थी। नमस्ते हरिकिशन साहब, हमें शिकायतें मिली हैं कि आप अनुचित परिस्थितियों में रहते हैं और वित्तीय दुर्व्यवहार के शिकार हो सकते हैं। हमें जांच करने के लिए अंदर जाने की जरूरत है। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपको यह किसने बताया? मैंने दृढ़ आवाज में पूछा। ये गुमनाम शिकायतें हैं, हमें नियमों का पालन करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और हालांकि मेरा खून खौल रहा था, पर मैंने उन्हें दरवाजा खोल दिया। मैं उन्हें अपने घर से होकर ले गया। बैठक साफ सुथरी, रसोई व्यवस्थित, आंगन ठीक ठाक, सब कुछ अपनी जगह पर था। आखिर में समाज सेविका ने मेरी तरफ देखा और कहा, हरिकिशन साहब, असुविधा के लिए माफ कीजिए। सरसरी तौर पर सब कुछ ठीक है, हम एक सकारात्मक रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उन्होंने मुझे एक दस्तावेज दिया और चली गई, पर मेरे मुंह में कड़वा स्वाद रह गया। राहुल और सान्या ने सिर्फ अफवाहें ही नहीं फैलाई थीं, अब वे मुझे नीचा दिखाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि मैं एक बूढ़ा लाचार आदमी हूं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं छत को घूरता रहा, राहुल के लिए किए गए हर बलिदान को याद करता रहा और बार बार खुद से पूछता रहा किस मोड़ पर उसने मुझे पिता के बजाय एक बाधा के रूप में देखना शुरू कर दिया। अगले दिन मैं फिर दामियान साहब के पास गया। मैंने उन्हें समाज सेविका की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने माथे पर बल डाले, नोट्स लिए और कहा, यह हमारी शंकाओं की पुष्टि करता है। वे अपनी मांगों को मजबूत करने के लिए परित्याग या अक्षमता का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर चिंता मत कीजिए हरिकिशन साहब, हमारे पास यह सब झूठा साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह मेरी गरिमा, मेरे नाम और समाज में मेरी जगह की लड़ाई थी। अगले दिनों मैंने कुछ भरोसेमंद पड़ोसियों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। रीता भाभी ज्यादा बार मुझसे मिलने आने लगीं। कभी इडली सांभर लाती या बस दोपहर में मेरा साथ देती। अरविंद, राजमिस्त्री, ने जरूरत पड़ने पर मेरे पक्ष में गवाही देने की पेशकश की। इस समर्थन ने मुझे ताकत दी, पर सबसे बड़ा झटका अभी आना बाकी था। एक दोपहर मुझे अदालत से एक फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल ने नए गवाह पेश किए थे, जिन्होंने दावा किया था कि मैं मानसिक भ्रम के दौरों से गुजरता हूं, कि मैं सड़कों पर भटक जाता हूं, कि मैं नाम भूल जाता हूं, ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। मैंने गले में गांठ ली फोन रखा। वे अब सिर्फ मेरे पैसे या मेरे घर नहीं चाहते थे, वे मेरी गरिमा को नष्ट करना चाहते थे। मुझे सबके सामने एक बूढ़े सठियाए हुए व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहते थे। उस रात मैं अपनी चाय लेकर बालकनी में बैठ गया। आकाश तारों से भरा था, पर मेरे अंदर तूफान था और मैंने खुद से एक वादा किया, भले ही मुझे हर सुनवाई में जाना पड़े, भले ही मुझे लोगों की आंखों में देखकर यह दोहराना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं उन्हें वह एकमात्र चीज नहीं छीनने दूंगा जो मेरे पास बची थी, मेरा सम्मान। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ मैंने आने वाली हर चीज के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगली सुनवाई सिर्फ संपत्ति या धन के बारे में नहीं होगी। ये मेरे नाम, मेरी पहचान, एक आदमी के रूप में सम्मानित होने के मेरे अधिकार के बारे में होगी। सुनवाई की सुबह बादलों से घिरी हुई थी। नीचे के बादल तूफान की सूचना देते प्रतीत हो रहे थे। मैं कम सोया था, अपने मन में हर दस्तावेज, हर शब्द को दोहरा रहा था जो मुझे कहना था। रसोई की मेज पर मेरी कभी न अलग होने वाली नीली लैमिनेटेड फाइल थी, जिसमें वे सभी कागजात व्यवस्थित थे जो मुझे ताकत देते थे। मेडिकल प्रमाण पत्र,
नोटरीकृत दस्तावेज, शिकायतें। वह फाइल सिर्फ दस्तावेजों का एक संग्रह नहीं थी, वह मेरी ढाल थी। मैंने अपनी सबसे अच्छी गहरे नीले रंग की कमीज पहनी, वही जो मैंने पिछली सुनवाइयों में पहनी थी, इस्त्री की हुई पैंट और पॉलिश किए हुए जूते। मैं अदालत में एक हारे हुए बूढ़े आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहुंचना चाहता था जो जानता है कि वह कौन है। दामियान साहब मुझे मेरे घर के बाहर लेने आए। उनके हाथ में उनका काला ब्रीफकेस था और आंखों में दृढ़ता थी। आज मुश्किल होगी हरिकिशन साहब, उन्होंने मुझसे कहा। वे झूठे गवाह लाए हैं जो यह कहने को तैयार हैं कि आप भ्रमित हैं, कि आप अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकते। पर चिंता मत कीजिए, हमारे पास ठोस सबूत है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी बात। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। मैं जानता था कि यह सबसे कठिन लड़ाई होगी, क्योंकि यह संपत्ति या पैसे के बारे में नहीं थी। यह मेरे सम्मान, मेरी क्षमता, मेरे नाम की बात थी। अदालत पहुंचते ही मैंने राहुल और सान्या को प्रतीक्षा करते देखा। वह हमेशा की तरह एक बनावटी मुस्कान के साथ। राहुल ने सिर तो ऊंचा रखा था, पर मुझसे आंखें मिलाने से बच रहा था। उनके पीछे 3 अनजान लोग, कथित गवाह। न्यायाधीश, एक गंभीर आंखों वाला बुजुर्ग, ने दृढ़ता से कार्यवाही शुरू की। हम यहां हरिकिशन जी की संभावित अक्षमता से संबंधित आवेदकों के बयानों को सुनने के लिए उपस्थित हैं। राहुल के वकील ने उठकर अपना नाटक शुरू किया। उन्होंने पहले गवाह को बुलाया, एक महिला जिसने दावा किया कि उसने मुझे बाजार के पास भटकते और अपनी दिशा भूलते हुए देखा था। मैंने इन्हें बाजार के पास घूमते देखा। जब मैंने पूछा कि क्या वे ठीक हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पता याद नहीं है। मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दूसरा गवाह एक आदमी था जिसने जोर देकर कहा कि मैंने दुकान में एक ही बिल का भुगतान 2 बार करने की कोशिश की थी। एक और झूठ। और तीसरा, एक कथित पड़ोसी ने बयान दिया कि मैंने छत पर अकेले बात करते हुए देखा था, जैसे कि मैं भ्रमित हो गया हूं। हर शब्द एक बार था। इसलिए नहीं कि वे सच थे, बल्कि इसलिए कि उनका इरादा मेरी छवि को नष्ट करना, मुझे न्यायाधीश की नजरों में एक बेकार बूढ़ा साबित करना था। जब वे समाप्त हुए तो न्यायाधीश ने सीधे मेरी ओर देखा। हरिकिशन जी, इन बयानों के सामने आपको क्या कहना है? मैं धीरे से उठा, नीली फाइल हाथ में लिए। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, बिना चिल्लाए पर दृढ़ता से, हुजूर, मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। जो वे कह रहे हैं वह झूठा है। यहां मेरे मेडिकल प्रमाण पत्र हैं जो मेरी पूरी चेतना की पुष्टि करते हैं। यहां नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेज है जहां मैं अपनी क्षमता का प्रमाण देता हूं, और यहां मेरे खर्चों के बिल हैं। सभी क्रमबद्ध हैं, एक भी गलती नहीं। मैंने फाइल खोली और प्रत्येक दस्तावेज दिखाया। वकील दामोदर जी भी उठे और उन्हें एक एक करके न्यायाधीश को सौंप दिया। इसके अलावा मैंने जारी रखा, मेरे पास असली गवाह हैं, वे लोग जो मुझे दशकों से जानते हैं। मेरी पड़ोसी रीता, जो मेरी सफाई में मदद करती है, कह सकती है कि मैं अपने घर को व्यवस्थित रखता हूं। मेरे पड़ोसी मिस्त्री अरविंद जी यह गवाही दे सकते हैं कि मैं अपने खातों का प्रबंधन करता हूं और उन्होंने मुझे कभी भ्रमित होते नहीं देखा। न्यायाधीश चुपचाप सुन रहे थे। राहुल ने मुझे दबी हुई नाराजगी से देखा। सान्या पहली बार असहज लग रही थी। न्यायाधीश ने रीता और अरविंद को बुलाया, जो मेरी बचाव में गवाह के रूप में मौजूद थे। दोनों ने सादगी से पर सच्चाई से बात की। मैं हर हफ्ते हरिकिशन जी के घर आती हूं, रीता ने कहा। सब कुछ साफ व्यवस्थित है। वे समय पर भुगतान करते हैं और उन्हें बिल्कुल पता होता है कि कौन सा दिन है, उन्हें क्या करना है। मैं उन्हें 30 साल से जानता हूं, अरविंद जी ने जोड़ा। मैंने उन्हें काम करते देखा है, अपने बिलों का भुगतान करते, अपने पैसे का प्रबंधन करते। वह एक समझदार और जागरूक व्यक्ति हैं। झूठे और सच्चे बयानों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। न्यायाधीश ने फिर से बात की। मैंने दस्तावेजों की समीक्षा की है और सभी गवाहों को सुना है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बयानों का कोई ठोस आधार नहीं है। इसके विपरीत हरिकिशन जी के सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता बनाए रखते हैं। उन्होंने एक विराम लिया और फिर जारी रखा। इसलिए यह अदालत हरिकिशन जी को अक्षम घोषित करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करती है। इसके अलावा झूठी गवाही और दस्तावेजों के लिए औपचारिक जांच शुरू की जाती है। मुझे लगा कि मेरे पैर कांप रहे हैं, लेकिन डर से नहीं। ये राहत थी, ये न्याय था। मैंने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। राहुल ने सिर झुका लिया। सान्या ने अपने होंठ कसकर दबा लिए, जैसे वे टूट जाएंगे। वे जानते थे कि वे हार गए थे, कम से कम अभी के लिए। अदालत से बाहर निकलते हुए दामोदर जी ने मेरा हाथ मजबूती से दबाया। आपने कर दिखाया हरिकिशन जी। आपने न केवल अपनी संपत्ति का बचाव किया, आपने अपने नाम का बचाव किया
और यह किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। हम अदालत के गलियारे से एक साथ चले। मैं नीली फाइल को अपनी छाती से लगाए चुपचाप चल रहा था। यह कोई जश्न या तालियों की जीत नहीं थी, यह एक खामोश, आंतरिक लेकिन गहरी जीत थी। उस दोपहर घर लौटकर मैं छत पर एक गर्म कप कॉफी के साथ बैठ गया। आकाश खुलने लगा था और सूरज की पहली किरणें बादलों से छन कर आ रही थीं। मैंने चारों ओर देखा। मेरा घर अभी भी खड़ा था, मेरे कागजात व्यवस्थित थे, मेरी गरिमा बरकरार थी। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि अभी एक और कदम बाकी था, क्योंकि भले ही मैंने अदालत में जीत हासिल कर ली थी, राहुल और सान्या रुकने वाले नहीं थे। और जो दांव पर था वह अब केवल मेरा घर या मेरे खाते नहीं थे, वह मेरा भविष्य, मेरी शांति, मेरा जीवन ही था। उस रात जब मोहल्ला शांत हो रहा था, मैंने उन सभी बातों पर सोचा जो घट चुकी थीं। मुझे सुमन, मेरे बचपन के ग्रामीण दिन, बिजली मिस्त्री के रूप में मेरे साल, राहुल के लिए किए गए बलिदान याद आए। और मैंने समझा कि मेरे पास सबसे मूल्यवान चीज भौतिक संपत्ति नहीं थी, वह मेरी कहानी, मेरी गरिमा, किसी की भी आंखों में देखकर यह कहने की मेरी क्षमता थी, मैं यहां हूं, समझदार, सचेत और सम्मानित। इस निश्चय के साथ मैं सोने चला गया और आंखें बंद करते ही मुझे पता चल गया कि सबसे बुरा अभी आना बाकी था, क्योंकि राहुल और सान्या अपने स्वाभिमान पर चोट लगने के कारण आखिरी वार की तैयारी करेंगे, सबसे नीच वार। सुनवाई के बाद मुझे लगा कि आखिरकार सब शांत हो जाएगा। यह न्यायाधीश के सामने साबित हो गया था कि मैं समझदार था, कि मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। झूठे गवाहों ने खुद का खंडन किया था और अदालत ने राहुल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था, और सान्या के झूठ के कारण मेरे लिए यह काफी था। मुझे लगा था कि मैंने सबके सामने अपना खोया सम्मान पा लिया है, लेकिन मैं गलत था। जो लोग झूठ के सहारे जीते हैं वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते। कुछ अजीब खामोशी के दिन गुजरे, न कोई फोन, न कोई संदेश, न ही दरवाजे पर कोई दस्तक। मैं अपनी दिनचर्या में लीन था। सुबह की गर्मागर्म चाय, आंगन में झाड़ू लगाना, शाम को रेडियो सुनना, लेकिन जब भी फोन बजता मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं जानता था कि अभी कुछ बाकी है, अंतिम प्रहार। और वह एक शनिवार की शाम आया। मैं आंगन की कुर्सी पर बैठा था जब मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। तेज नहीं, बल्कि 3 हल्की, लगभग सम्मानजनक थपथपाहट। मैंने सावधानी से खोला और एक सूट पहने आदमी को एक फाइल के साथ खड़ा पाया। नमस्ते हरिकिशन जी, मैं सरकारी विभाग से नोटिस देने आया हूं। मुझे आपको सूचित करना है कि आपके खिलाफ पारिवारिक कर्तव्यों के उल्लंघन और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई है। मेरी सांसें अटक गईं। उल्लंघन, उत्पीड़न। मैं, जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ दिया था, जिसने अपनी सेहत, अपना पैसा, अपने सालों की मेहनत कुर्बान कर दी थी, अब मुझ पर एक बुरा पिता होने का आरोप लग रहा था। यह शिकायत किसने दर्ज की है, मैंने पूछा, हालांकि मैं जवाब जानता था। आपके बेटे राहुल और उनकी पत्नी सान्या ने। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और वापस घर में आ गया। मैं रसोई की मेज पर हाथों में कांपते हुए बैठ गया। इस बार वे मेरा पैसा या मेरा घर नहीं चाहते थे, वे एक पिता के रूप में मेरी याददाश्त को नष्ट करना चाहते थे। मैंने वह रात जागकर बिताई, छत को देखता रहा और राहुल के बचपन के पलों को याद करता रहा, जब मैं उसे हाथ पकड़कर स्कूल ले जाता था, जब मैंने उसे पहली साइकिल दिलाई थी, जब मैं 3 रातें अस्पताल में जागकर उसके टूटे हाथ की देखभाल कर रहा था। और अब वही बच्चा एक आदमी बन चुका था, मुझ पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहा था। अगली सुबह मैंने दामोदर जी को फोन किया। मैंने कांपती आवाज में उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए चुप्पी साध ली और फिर बोले, हरिकिशन जी, यह सबसे नीच काम है जो वे कर सकते थे, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम जवाब देंगे। आपके पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि आप हमेशा एक उपस्थित पिता थे जिसने अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ा। उसी हफ्ते हमने सबूत इकट्ठे किए, पुरानी तस्वीरें, स्कूल की भरी हुई रसीदें, ऐसे गवाह जो मेरे एक पिता के रूप में समर्पण की गवाही दे सकते थे। रीता, मेरी पड़ोसी, ने गवाही देने की पेशकश की कि सालों तक उसने राहुल को मेरे घर से आते जाते देखा, हमेशा मेरी देखरेख में। अरविंद जी ने कहा कि उन्हें याद है जब मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त घंटे काम करता था। शिकायत पर सुनवाई का दिन आ गया। मैं पहले से कहीं ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि संपत्ति छीनने की बात एक है और एक पिता के रूप में आपके इतिहास को मिटाने की कोशिश करना बिल्कुल अलग। हम अदालत कक्ष में दाखिल हुए। राहुल और सान्या अपनी घमंडी निगाहों के साथ वहीं थे। सरकारी वकील ने शिकायत पढ़ना शुरू किया कि मैं एक अनुपस्थित पिता था, कि मैंने मानसिक उत्पीड़न किया था, कि इसीलिए राहुल को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा था। उन शब्दों को सुनना दिल में छुरी लगने जैसा था। जब मेरी बारी आई,
मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरे हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। राहुल बच्चा था, अपनी स्कूल वर्दी में मुस्कुराता हुआ, मुझे गले लगाए हुए। मैंने उसे उठाया और न्यायाधीश को दिखाया। हुजूर, यह मेरा बेटा है। मैं उसे हर दिन स्कूल ले जाता था जब तक वह बड़ा नहीं हो गया। मैंने उसकी पढ़ाई का सामान खरीदा। मैंने उसकी देखभाल की जब वह बीमार था। मैंने उसे ठंडी रातों में गर्म रखा। ये रही स्कूल की रसीदें। ये रहे पड़ोसी जो गवाही दे सकते हैं कि हम कैसे एक साथ बड़े हुए। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हर शब्द सच्चाई से निकल रहा था। न्यायाधीश ने सबूतों की जांच की, रीता और अरविंद की सुनी जिन्होंने सादगी से गवाही दी, और फिर मेरी आंखों में देखा। हरिकिशन जी, यह स्पष्ट है कि आपने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, बल्कि आप एक उपस्थित और समर्पित पिता थे। दर्ज की गई शिकायत आधारहीन है और इसके अलावा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायत के लिए जांच खोलने का आदेश दिया जाता है। राहुल ने अपना सिर झुका लिया। सान्या ने अपने पति की बांह को दबी हुई नाराजगी से पकड़ा। मैंने महसूस किया कि मेरे कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। अदालत से बाहर निकलते ही दामोदर जी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। बस हो गया हरिकिशन जी, सब खत्म हो गया। मैं धीरे धीरे लेकिन हल्के कदमों से घर वापस चला। आगरा की धूप तेज चमक रही थी और इतने समय बाद पहली बार मुझे अपनी त्वचा पर उसकी गर्माहट महसूस हुई। उस दोपहर में आंगन की कुर्सी पर गर्म चाय के साथ बैठ गया। मैंने साफ आसमान की ओर देखा और ऐसी शांति महसूस की जो सालों से महसूस नहीं की थी। मैंने सुमन के बारे में सोचा, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमने एक साथ अनुभव की थी। मैंने राहुल के बचपन के बारे में सोचा कि कैसे मैं उसे अपने कंधों पर उठाता था, और हालांकि उसके धोखे का दर्द अभी भी था, यह अब ऐसा दर्द नहीं था जो मुझे कुचल रहा था। यह एक ऐसा दर्द था जो मुझे याद दिलाता था कि मैंने सही किया था, कि मैं एक अच्छा पिता था, भले ही वह इसे न मानता हो। जीवन ने मुझे एक बात सिखाई थी, भौतिक संपत्ति खो सकती है, खाते खाली हो सकते हैं, यहां तक कि प्रतिष्ठा भी गपशप से दागदार हो सकती है, लेकिन गरिमा, वह आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप उसे खुद न छोड़ दें। चारों ओर देखें। मेरा घर अभी भी खड़ा था। मेरे कागजात ठीक थे। न्याय ने मेरे नाम को साफ कर दिया था। राहुल और सान्या नफरत करते रह सकते हैं, वे योजनाएं बनाते रह सकते हैं, लेकिन मुझे अब डर नहीं था, क्योंकि आखिरकार मुझे समझ आया कि सबसे बड़ी जीत न तो कोई मुकदमा जीतना था और न ही अपनी संपत्ति की रक्षा करना। सबसे बड़ी जीत तो यह थी कि मैं अपनी छत पर आराम से बैठ सकूं, आसमान की ओर देखूं और खुद से कह सकूं, हरिकिशन, तुम डटे रहे। तुम्हें कोई झुका नहीं सका, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सका, और मेरे जैसे उम्रदराज व्यक्ति के लिए यह किसी भी विरासत से कहीं बढ़कर है। अगर आप यहां तक मेरे साथ रहे हैं तो मेरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अनुभवों की आवाज़ चैनल का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सच्चाई साझा करने का यह मंच दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया एक लाइक देकर मेरा समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दिन एक नई कहानी आती है, और कौन जानता है, शायद उनमें से कोई एक आपकी कहानी से भी मिलती जुलती हो।